Okay, so hope you all doing well with your preparations and I'm here with another video। और हाँ, मुझे पता है वीडियो लेट है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में एक और टॉपिक ऐड कर दिया जो कि है हमारा एपिस्टेसिस। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एपिस्टेसिस और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं ये सब में आएंगे, IIT जैम गेट CSIR नेट नीट वगैरह जिसमें भी आप पढ़ते हो आपको सब में ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। लिंकेज रिकॉम्बिनेंट नीट के लेवल का मतलब उससे बहुत ऊपर का लेवल है थोड़ा। तो आप लोग पढ़ना चाहो डिपेंड करता है, पर हाँ, गेट CSIR नेट IIT जैम के लिए है ये। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अपने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट के लिए। तो सबसे पहले लिंकेज होता क्या है? लिंकेज इज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स और अदर DNA सीक्वेंसेस ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम पे क्या होता है कि A और B है, ठीक है ना। अब A और B है, वो दोनों आस पास में हैं, थोड़ी कम डिस्टेंस पे हैं, तो उसको कहेंगे हम लिंकेज, वो दोनों लिंक्ड हैं। ये किसके अगेंस्ट है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ बाय मेंडल। उन्होंने जो बताया था, उन्होंने कहा था सब अलग अलग जाते हैं, इन्होंने कहा नहीं, सब अलग अलग नहीं जाते। कुछ जीन्स होते हैं जो होते हैं भैया भैया वाले जीन्स, जो कि हर समय हाथ पकड़ के चलते हैं। अब उनके हाथ के बीच की डिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो कितना बिछड़ पाएंगे। जो बीच की स्ट्रेंथ, मतलब हम स्ट्रेंथ बोले वो डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट यानी कि अगर वो बिछड़ जाते हैं कुछ केसेस में, तो उन केसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिन केसेस में वो भैया भैया बिछड़ गए। ठीक है ना। लिंकेज यानी कि दो जीन भैया भैया थोड़ी डिस्टेंस पे हैं और साथ साथ चलेंगे। अगर उस डिस्टेंस के बावजूद भी वो बिछड़ जाते हैं और दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में चले जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ओके। अब देखते हैं रिकॉम्बिनेशन कैसे कैसे होते हैं। एक होता है सिंगल क्रॉसओवर और एक होता है डबल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर में दो जीन्स भैया भैया बैठे हुए हैं, ए जीन और बी जीन। ओके। अब ए जीन ये है हमारा पेरेंटल टाइप, कैपिटल ए कैपिटल बी को हमने क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल बी से। जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो भैया भैया थे कैपिटल बी और कैपिटल बी, वो बिछड़ के कैपिटल बी और स्मॉल बी हो गए, किसी और का भैया इस वाले कैपिटल बी के पास आ गया। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंगल क्रॉसओवर, यानी एक ही बिछड़ा है। ठीक है। अब आता है डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर यानी कि तीन भैया हैं, ए बी और सी। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, सॉरी, पेन। तो यहाँ पे जो है ये है हमारा बी। ठीक है। अब ये जो बी हुआ और यहाँ पे हम अब कर ले रहे हैं अपना स्मॉल बी। अब ये जो कैपिटल बी था, ये यहाँ पे जो है स्मॉल बी चला गया और यहाँ पे जो है वो कैपिटल बी आ गया। हुआ कि नहीं डबल क्रॉसओवर? कैसे हुआ डबल क्रॉसओवर? ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, ए बी सी। तो क्रॉसओवर कैसे हुआ? ये, ठीक है, ये हुआ क्रॉसओवर। तो ये याद रखना, अगर तीन जीन हैं और बीच वाला जो है चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल क्रॉसओवर। और अगर ये साइड वाले चेंज होंगे, ये चेंज होगा सिर्फ, तो ये होगा हमारा सिंगल क्रॉसओवर, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीन चेंज हुआ ना। और ये वाला जीन जो चेंज होगा, तो ये जो बीच की होगा, बी और सी में भी चेंज आएगा, ए और सी में भी चेंज आएगा। तो हमारे पास नया रिकॉम्बिनेशन क्या आ गया? ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यानी कि तीन दोस्तों के बीच में जो बीच वाला दोस्त था वो अलग जाके कोई और आ गया। यानी कि इफेक्ट किसको पड़ा? ए को भी पड़ा, सी को भी पड़ा, मतलब दोनों दोस्तों को पड़ा ना। यहाँ पे तो दो ही थे, एक ही दोस्त को फर्क पड़ रहा था। ठीक है ना। दूसरे दोस्त को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक ही उसने हाथ पकड़े हुए थे, वही हाथ टूटा। अब यहाँ पे तो थे, यहाँ पे बी सी ने जो हाथ पकड़ा था वो भी टूटा, और ए बी जन ने जो हाथ पकड़ा वो भी टूटा। ठीक है ना, दोनों का बॉन्ड टूट गया और हमारे पास नया आ गया जो स्मॉल बी के साथ फिर इन्होंने हाथ वापस पकड़ लिए। तो ये हो गया हमारा डबल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर में क्या था? सिर्फ एक बार हाथ टूटा, यानी कि सिर्फ ये साइड वाले अगर चेंज होंगे तो सिर्फ ए बी का हाथ जाएगा ना। सिर्फ अगर ए चेंज हुआ तो सिर्फ ए बी का हाथ जाएगा, या सी चेंज हुआ तो सिर्फ बी और सी का हाथ जाएगा। पर अगर बी चेंज हुआ तो ए बी और बी सी दोनों के हाथ जाएंगे ना। दोनों चेंज हुए। ये चीज समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं फिर अपना नेक्स्ट जो है, सॉरी, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो अपने को क्या क्या पॉइंट रिमेंबर करना है? हाईएस्ट नंबर जो होंगे वो हमारे पास होंगे पेरेंटल टाइप। ठीक है ना। उसके बाद फिर होंगे हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर। ठीक है। ये जो साइड जीन्स मैंने अभी भी बताया ना, जो साइड जीन में, यानी कि
ये 3 है। तो अगर इस वाले जीन में या फिर इस वाले जीन में अगर चेंज आएगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल क्रॉसओवर। अगर ये वाला जीन चेंज हो गया तो उसको हम कहेंगे डबल क्रॉसओवर। ओके। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ डबल क्रॉसओवर प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ स्प्रिंग। ये निकल आएगी वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में तो परसेंट आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या होता है, कभी कभार क्या होता है ना कि हम जो कैलकुलेट करते हैं ना वो एक्चुअल में वो आता नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जर्व्ड होते हैं, यानी कि जो हमारे हमने देखे वहाँ पे जब ऑफस्प्रिंग आया उसमें हमने देखा, तो वो हुए ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेट करा हमने कि कितने डबल क्रॉसओवर आएंगे, तो उससे हमें ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मिल जाएगा कोइंसिडेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? 1 माइनस कोइंसिडेंस। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि अगर डबल क्रॉसओवर हो रहा है, दो भैया बिछड़ रहे हैं, तो उनके बिछड़ने की चीज को कम कौन करता है? इंटरफेरेंस उनको थोड़ा और मजबूती दे देता है, ठीक है ना। मतलब उनको तोड़ने, जो कि उनकी दोस्ती को तोड़ रहा है वो उसको तोड़ता है, यानी कि जो दोस्ती तोड़ रहा है उसको तोड़ने वाले को क्या कहेंगे हम? इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस 30% है, ठीक है ना, तो सिर्फ 60% रिकॉम्बिनेशन होगा। ये चीज, सॉरी, 70% रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि 30 माइनस 100 दैट इज 70%। रिकॉम्बिनेशन कितना होगा? 70%। ओके। अब डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस जो हम नापते हैं दो जीन्स के बीच में, यानी कि जैसे ये है हमारा ए और ये है बी, और इसके बीच की डिस्टेंस है 15। इसको कहेंगे हम 15 सेंटीमॉर्गन। सेंटीमीटर नहीं है ये है सेंटीमॉर्गन। ओके। तो ये पॉइंट से रिमेंबर रखने हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, है ना। अब सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि अगर हम कैपिटल ए को कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल बी से कराएंगे, तो हमारे ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी, अगर हमारा ऑफस्प्रिंग स्मॉल बी आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर वो अनलिंक्ड हो तो, हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट लगा सकते हैं। याद करो मैंने प्रोबेबिलिटी वाली जो उसमें था बताया था कि अगर हम कैपिटल ए इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी, को अगर हम कैपिटल ए को अगर हम स्मॉल ए से क्रॉस करेंगे, तो स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। स्मॉल आने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली कैपिटल बी स्मॉल बी को अगर हम क्रॉस करेंगे, किससे? स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। 1/2 कौन आ रहा है? स्मॉल बी। 1/2 क्या आ रहा है? स्मॉल ए। अब हमें क्या चाहिए? स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो हम क्या कर देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, दैट इज 1/4। तो P अनलिंक्ड, P की वैल्यू कितनी हो गई? 25%। ओके। 25% क्या होगी? 25%। 1/4 यानी कि 25%। अब हमारे पास आया Q, यानी कि कंप्लीटली लिंक्ड। और हाँ, अगर आपको ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया ना ये समझ में ना आया हो, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जाओ उसको जाके देखो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो, कि कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हमें दे दिया Q कंप्लीटली लिंक्ड। कंप्लीटली लिंक्ड है तो क्रॉस करने के बाद ना हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगा सकते। अब रिकॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, कंप्लीटली लिंक्ड होगा तो रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। फेविक्विक से जोड़ दिया भाई हमने उनके हाथों को, कैसे तोड़ लोगे? नहीं टूटेगा ना। तो नहीं टूटेगा तो जो हमारी जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, उसमें स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि ये पेरेंटल टाइप, और स्मॉल ए स्मॉल बी ये, ठीक है ना, यही दोनों जाएंगे पेरेंटल टाइप, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉसओवर तो हुआ ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फेविक्विक से जोड़ दिया था। दूसरी टूटे नहीं टूटेगी, हाथ नहीं छुड़ा सकते तुम उसका। ठीक है, तो ये सेम टू सेम जाएंगे। अब सेम टू सेम जाएंगे तो ये तो है नहीं कि सिर्फ ये अपीयर हो या सिर्फ ये अपीयर हो। हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग में हमारे पास अपीयर होगा ये कैपिटल बी स्मॉल बी, और हाफ ऑफस्प्रिंग में हमारे पास होगा स्मॉल बी। ठीक है, ये दोनों पेरेंटल टाइप। तो अगर कंप्लीटली लिंक्ड होंगे,
स्मॉल बी क्या है हमारा पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप है, यानी कि 50% फ्रिक्वेंसी होगी स्मॉल बी की, यानी कि हाफ इंटू 100 करोगे 50 तो आएगा ना भाई, 50%। ठीक है, अब हमें दिया है 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। हमने क्या पढ़ा था, सेंटीमॉर्गन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी, यानी कि कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर 10% रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो 10% रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो यानी कि 90% हमारे पास क्या मिलेंगे, पेरेंट्स। 90% पेरेंट्स मिलेंगे। अब 90% में से आधे होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी और आधे होंगे स्मॉल बी। तो 90% का आधा कितना हो गया, 45% हो गया कि नहीं, 45%। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 45%। अब एस दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर अगर हम 100 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा 75। अब 75 में से 75% हमारे पास कौन से हो गए, पेरेंटल। पेरेंटल में स्मॉल बी ये हाफ होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ये हाफ होगा। 75 का हम हाफ हाफ कर लेंगे, तो 75 का हाफ क्या हुआ, 2 मिनट कैलकुलेट करता हूँ मैं। 75 यानी 37.5। तो 37.5 कैपिटल बी स्मॉल बी, और 37.5 स्मॉल बी। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 37.5। ठीक है ना, ये वाला समझ में आया। ये जो है हमारा मतलब बेसिक है, मतलब इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अनलिंक्ड होता है तो क्या होता, कंप्लीटली लिंक्ड होता तो क्या होता, जो डिस्टेंस होती तो उनके बीच में क्या होता। ठीक है ना, ये चीज, ये सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा एक अपर लेवल पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो आया था हमारे पास 2014 में खड़गपुर ने पूछा था लिंकेज से। ठीक है, अब हमें बताना है ए बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, साथ में हमें इनका जीन ऑर्डर भी डिसाइड करना है। जीन ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले जीन ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, मैंने बताया था हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है, पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप कौन से हो गए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन है, यही दोनों तो हैं, इससे ज्यादा है कोई नहीं है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया ये पेरेंटल टाइप। और डबल क्रॉसओवर मैंने किसमें बताया था, जो लोएस्ट नंबर हो, तो लोएस्ट नंबर हमें कौन से दिख रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर हम कंपेयर करें किसको, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी को, अगर हम कंपेयर करें, ये हो गया हमारा पेरेंटल टाइप डैश पी। और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट क्या है, सॉरी कैप रिकॉम्बिनेंट क्या है हमारे पास, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। ये है हमारे पास डबल क्रॉसओवर। और मैंने आपको याद हो तो बताया था, डबल क्रॉसओवर कब होता है, कब जब होता है जब सेंटर वाला चेंज हो। इसमें सेंटर वाला तो चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, साइड वाला चेंज दिख रहा है, तो ये डबल क्रॉसओवर कैसे हुआ, ये सिंगल क्रॉसओवर होगा। ठीक है ना, और सिंगल क्रॉसओवर ये है नहीं है, क्योंकि ये लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर डबल क्रॉसओवर होता है। ये तो झंझट में पड़ गए, झंझट में नहीं पड़े। ये क्या है, गलत जीन ऑर्डर दिया हुआ है, इसका असली जीन ऑर्डर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल बी। तभी तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी डबल क्रॉसओवर वाली थ्योरी को, यानी कि स्मॉलेस्ट इन नंबर अगर हम कंपेयर करेंगे, पेरेंटल टाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, डबल क्रॉसओवर टाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो हमें क्या दिख रहा है, साइड वाला चेंज हो रहा है, साइड वाला चेंज होता है तो सिंगल क्रॉसओवर होता है, पर यहाँ पे डबल क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि ये सी जो है वो हमारा सेंटर में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें से डबल क्रॉसओवर शो करना है ना, सबसे कम जो होता है वो डबल क्रॉसओवर हमें शो नहीं करना, मतलब है एक्चुअल में है, हम थोड़ी ना शो कर रहे हैं। ठीक है ना, सी सेंटर में है, जो बीच वाला दोस्त है वो सी है, साइड वाला दोस्त बी और ए है, तभी डबल क्रॉसओवर हो पाएगा, वरना सिंगल क्रॉसओवर हो जाएगा। और सिंगल क्रॉसओवर में 23 रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं आती, 150 या 90 80 ऐसा, 90 या 80 150 ऐसा आता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो हमें तो पता चल गया कि जो हमारा जीन ऑर्डर है वो ए सी बी है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता करना है रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी होगी, टोटल इसका मतलब टोटल हमारे पास ऑफस्प्रिंग है 1000, 1000, 1000।
अब हमें क्या ऐड करने हैं, जितने भी रिकॉम्बिनेंट हैं, यानी कि ए बी सी और ये वाले, ये तो है हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर, ये है हमारे पास सिंगल क्रॉसओवर, और ये है हमारे पास डबल क्रॉसओवर। हमें क्या करना है, पहले सिंगल क्रॉसओवर प्लस डबल क्रॉसओवर टोटल रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले करेंगे 80 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 23 प्लस 27। कैलकुलेट करता हूँ, तुम भी कैलकुलेट। 80 प्लस 90 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 23 प्लस 27। तो ये हो गया हमारे पास 520। 520, तो यानी कि रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, हमारा एक जीरो से एक जीरो कटा, उसके बाद 52 डिवाइडेड बाई यानी कि 0.52, ये आ गई हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, यानी कि उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0.52। किसके बीच में डिस्टेंस बता रहा हूँ ये मैं, ए और बी के बीच में, क्योंकि बीच में सी भी है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.52। टोटल रिकॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया ना, एस सी ओ और प्लस डी सी ओ डिवाइडेड बाय रिकॉम्बिनेंट, सॉरी टोटल ऑफ स्प्रिंग। तो हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो हमने निकाल ली, अब बी सी और ए सी के बीच की निकालनी है। अब बी सी और ए सी के बीच की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज ऑल कर दे रहा हूँ मैं पहले, पेन। ओके, वेब स्टेटस क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी, अब हम देखेंगे सिंगल क्रॉसओवर कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। तो सिंगल क्रॉसओवर हम पहले बी सी का चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, अगर सिंगल क्रॉसओवर होता तो यहाँ पे जो बी वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट चेंज होता। तो बी वाला पार्ट किस किस में चेंज हुआ है, ये देखो, ये वाले में चेंज हुआ और ये वाले में चेंज हुआ, ठीक है। तो ये दोनों में चेंज होने के बाद क्या चेंज हुआ, बीसी में बनी, क्योंकि हमारे पास जो असली जो हमारा जीन ऑर्डर है वो ए सी बी है ना, ए सी बी, ए सी बी है। तो अगर इसको हम ए सी बी लिखेंगे तो ए सी बी, यहाँ पे बी चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, देखो स्मॉल भी आया और कैपिटल भी आया, आया ना। तो 80 प्लस 90, 80 प्लस 90, ये हम किसके बीच की निकालने हैं, बी सी के बीच की, ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालना है हम, ठीक है ना। 80 प्लस 90 प्लस ये सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर में तो दोनों चेंज हो ही रहे हैं ना, ए बी भी चेंज हो रहा है, सी बी भी चेंज हो रहा है, दोनों की दोस्ती टूट रही है ना। तो इनको तो ऐड करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, 23 प्लस, देखो भाई राइटिंग मत देखना, मेरे पास पैड नहीं है लिखने के लिए, माउस से लिख रहा हूँ, तो जो आ रहा है थोड़ा सहन कर लो भाई, अब है गरीबी थोड़ी बहुत। तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, ऐड करके देखो, 80 प्लस 90 प्लस 23 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 0.22, या फिर 0.22 बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 22 मॉर्गन। क्या बोल सकते हैं, 22 मॉर्गन डिस्टेंस बीच की। और 0.22 क्या होगी, हमारी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी है, 22% हमारी क्या होगी रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी किसकी, सीबी के सिंगल क्रॉसओवर की। अब हम निकालेंगे एसी का सिंगल क्रॉसओवर। अब इसमें देखते हैं ए कहाँ कहाँ पे चेंज है, ए यहाँ पे चेंज है, देखो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ स्मॉल ए आ गया, और स्मॉल बी स्मॉल सी के साथ कैपिटल ए आ गया, यहाँ पे दोनों में ए चेंज हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितना है, 150 प्लस 150 प्लस 23 प्लस 27, अगर इसकी हम निकालेंगे तो हो गया 150 प्लस 150 हो गया आपका 300, और ये हो गया आपका 50, तो 350 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास इसकी कितनी आ गई, 0.35 आ गई, 0.35, यानी कि 35% रिकॉम्बिनेशन हुआ इसमें। डिस्टेंस कितनी थी, 35 सेंटीमॉर्गन्स, यानी 0.35 हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.35 और 0.22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, DCO की फ्रिक्वेंसी। अगर हम डबल क्रॉसओवर, टोटल डबल क्रॉसओवर हम निकालना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और ए सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना होगा।
ओके, मैं इरेज का दे रहा हूँ, इरेज ऑल द। हमारे पास ये आ गया, ये यहाँ पे था हमारा ए, यहाँ पे था हमारा सी, यहाँ पे था हमारा बी। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, ए सी के बीच की 0.35। इसके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 0.22। अब ए सी एंड सी बी दो क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ए सी एंड सी बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर एंड आ रहा होता है तो क्या करते हैं, एंड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो डबल क्रॉसओवर के लिए निकालना पड़ेगा हमें, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.22, तो हमारे पास आ जाएगी डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी। 0.35 और 0.22 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारे पास, जीरो। तो 0.077 ये आ गई हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी, डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी। हमारे पास डबल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो अब हमें चेक करना है कोइंसिडेंस। 0.77 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, थाउजेंड में, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई। 0.7 का 77 में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना है, 0.077 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जनरेशन में, टोटल हमारे पास ऑफस्प्रिंग कितने थे, 1000, तो हमारे पास कितना आ गया, 77। पर हमारे पास टोटल डबल क्रॉस ओवर तो हमारे पास 50 आ रहा है। देखो 23 + 27 करेंगे तो 50 आएगा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ऑब्जर्व्ड और ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड में अंतर आ रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, कोइंसिडेंस। तो कोइंसिडेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, सॉरी, कैलकुलेटेड, ये हो गया ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कितना था हमारे पास, 77। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 / 77, 0.64, 0.649 आ रहा है, तो हम इसको 0.65 लिख देते हैं। तो हमारे पास कितनी आ गई कोइंसिडेंस, 0.65। इंटरफेरेंस अगर हम निकालेंगे, इंटरफेरेंस क्या होती है, आई इज इक्वल टू 1 - 0.65। तो हमारे पास इंटरफेरेंस कितनी आ गई, -1 करा तो 0.35। तो यानी कि हमारा जो दोस्ती तोड़ रहा था उसको रोकने के लिए 0.35 यानी कि 35% उसको रोक दिया गया। सिर्फ 65% हमारा रिकॉम्बिनेशन हो पाया। ठीक है ना। कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन कितना हो पाया, सिर्फ 65%। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी ना उसका सिर्फ 65% रिकॉम्बिनेशन हुआ है, एक्चुअली ऑब्जर्व करा। ठीक है ना, 35% इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, उस दोस्ती में दरार आने से उस इंटरफेरेंस ने रोक दिया, उसका बॉन्डिंग उसकी 35% बढ़ा दी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। ये हो गया हमारा लिंकेज रिकॉम्बिनेंट कंप्लीट। अब इसमें पता है क्या होता है, लिंकेज रिकॉम्बिनेंट में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जस्ट उल्टा होता है। उसमें हमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है, ये जैसे 0.35 दे दी, 0.22 दे दी। अब इस फ्रीक्वेंसी से ना हम हमें और इंटरफेरेंस दे देते हैं। तो हमें निकालना क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोजेनी, जैसे ए बी सी, ये निकालना होगा, ये निकालना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये चीज़ें निकालनी होंगी। इसी क्वेश्चन को क्या करना, मैंने तुम्हें सॉल्व करके दे दिया, उल्टा करना। तुम्हें वैल्यूज पता है, इंटरफेरेंस 0.35 है पता है, डिस्टेंस 0.35 और 0.22 है। सिंगल क्रॉसओवर कितना होगा, डबल क्रॉसओवर कितना होगा, ऐसे उल्टा करके निकाल के देखना तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला, और एक इसका आएगा जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो वो दोनों क्वेश्चन करने का ट्राई करना, वो आ जाएगा तुम्हें समझ। वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा लास्ट में, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर करके देखना। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एपिस्टेटिस की तरफ, एपिस्टेसिस, सॉरी। तो एपिस्टेसिस होता क्या है, द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स दैट आर नॉट एलील्स, इन पर्टिकुलर द सप्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन सच जीन बाय अनदर। मतलब ये तो इंग्लिश में सरल भाषा में बोला जाए, जब एक जीन दूसरे जीन को, जो कि नॉन एलिलिक जीन्स हैं, उसको रोक दे तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। यानी कि अगर जीन ए जो है, ए जो है वो बी को कुछ बोलने से रोक दे तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टेसिस। मान लीजिए ए हैं आपके बापूजी और बी हैं आप। ठीक है, आपने बापूजी से पूछा
कि मुझे जाना है बाहर खेलने या मुझे जाना है बाहर दोस्त के घर, और बापूजी ने कर दिखा दी अपनी डोमिनेंस कि आप नहीं जाएंगे बाहर, तो बापूजी थे तब डोमिनेंट कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। और आप जो थे कैपिटल बी, आप थे कैपिटल बी पोजीशन में, कैपिटल बी स्मॉल बी पोजीशन में, कि मुझे जाना है बाहर, पर बापूजी ने कह दिया कि बाहर गए तो कुटाई लग जाएगी, और कुटाई नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना, कुटाई नहीं खानी किसी को, तो आप बाहर नहीं जाएंगे, आपको एक्सप्रेस करने से रोक दिया, तो इसको क्या कहेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आपके बापूजी ने आपके ऊपर डोमिनेंस दिखाई और आपको बाहर जाने से रोक दिया। तो जब तक बापूजी डोमिनेंट हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर ये स्मॉल हो जाए, यानी कि अपनी डोमिनेंस ना दिखाएं, आपको कह दें कि ठीक है बेटा जाओ अपने दोस्त के घर जो आपको करना है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे और अपने दोस्त के घर जा पाओगे। तो इससे क्या कहेंगे हम? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये डैश का मतलब समझ में आ रहा है? डैश का मतलब अगर कैपिटल ए होगा तो भी डोमिनेंट होगा, या स्मॉल ए होगा तो भी डोमिनेंट होगा। मतलब कैपिटल ए के साथ में कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, या फिर कैपिटल ए हुआ या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ, दोनों में डोमिनेंसी तो शो होगी ना। तो इसको डैश कर देते हैं, या तो यहाँ पे कैपिटल ए आएगा या स्मॉल ए आएगा, तो उसको हम डैश बना देते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि कैपिटल आपके बापूजी ने आपको सप्रेस करा, ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो आता है हमारे पास 12:3:1। अब ये कहां से आ गया? जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, किसका? कैपिटल ए स्मॉल ए का, कैपिटल बी स्मॉल बी का सेल्फिंग अगर हम करवाएंगे, सेम इसी से क्रॉस करवा देंगे, तो हमारे पास जो डाई हाइब्रिड का रेशियो आता है वो आता है 9:3 रेशियो 1। तो इसमें ये आपने पढ़ा होगा डायब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ऑलरेडी पेडिग्री में पढ़ाया था, पेडिग्री वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि डायब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो रहता है। ठीक है ना, उसमें से जाके देख लेना। और ये रटना नहीं है कि हाँ ये रेशियो, खुद सोच समझ के करना है। ठीक है ना, मैं इसका बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 9 क्या है? कैपिटल ए, जो कि फिनोटिपिक, जो ए है ए डैश और बी डैश, ये जो है हमारा बी के साथ कैपिटल बी हो सकता है, और बी के साथ स्मॉल बी भी हो सकता है, ए के साथ कैपिटल ए भी हो सकता है, और ए के साथ स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारे 9 ऑफस्प्रिंग है। 3 ऑफस्प्रिंग कौन से हैं? ए डैश और कैपिटल बी स्मॉल बी। अगले 3 कौन से हैं? स्मॉल ए और कैपिटल बी डैश। स्मॉल बी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है। और लास्ट में जो एक बचा वो हमारे पास क्या है? ऑल स्मॉल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पे 12:3:1 कैसे आया? ध्यान से देखिएगा। जो 9 है इसमें कैपिटल ए डैश है, कैपिटल ए डैश है तो आपको नहीं बोलने देगा। आप भले डोमिनेंट हो या रेसिसिव हो, आप पूछो नहीं पूछो, आपको बाहर नहीं निकालने दिया जाएगा। तो 9 केसेस में क्या आपको बाहर नहीं निकलने दिया, अगले 3 केसेस में भी आपको बाहर नहीं निकलने दिया। टोटल केसेस आपको बाहर ना निकलने देने, यानी आपको एक्सप्रेस ना करने के कितने हो गए? 12। अब बचा हुआ 3 केस जिसमें बापूजी हैं रेसिसिव, जो आपको बोल रहे हैं जो करना है कर लो बेटा, आजाद हो, पंछी की तरह उड़ जाओ। तो आप उड़ना चाहते हो कि नहीं, ये अब आपके ऊपर है। तो इस कैपिटल बी हुए तो उड़ जाओगे, यानी कि 3 उड़ने वाले रेशियो। और मन नहीं है, आलस आ रहा है तो नहीं उड़ोगे, घर पे बैठोगे, यानी कि स्मॉल बी 1। ये जो बचा। अब हमारे पास आया रेसिसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, रेसिसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है? बापूजी अगर रेसिसिव होंगे तो आपको सप्रेस करेंगे, अगर डोमिनेंट हुए तो आपको सप्रेस नहीं करेंगे। ये होते हैं हमारे पास ब्रॉड माइंडेड वाले बापूजी। ठीक है ना। स्मॉल में वो क्या कहेंगे? हाँ बेटा जाओ, पर याद रखना अब बहुत बड़े हो गए हो, अपनी चलाने लगे हो। ठीक है ना, वापस मत आना, वगैरह वगैरह ऐसे करके आपको जलील करा जाएगा इमोशनली। ठीक है ना। तो अब उन्होंने बोल तो दिया कि बाहर जाओ उड़ जाओ, पर साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया बेटा उड़ जाओ तो वापस मत आना, फिर अपना देख लेना। ठीक है ना, या फिर ज्यादा बड़े हो गए अब तो अपनी ही चलाते हो, हमसे क्यों ही पूछते हो, ऐसा कुछ बोला, तो फिर आप नहीं जा सकते, भले ही आप डोमिनेंट हो या आलस में हो या जो भी हो। अगर वो रेसिसिव हैं वो आपको नहीं भेजने देंगे। अब अगर वो डोमिनेंट हैं, यानी कि कैपिटल ए के साथ वो इस डैश, कैपिटल ए डैश हैं, तो वो आपको बोल रहे हैं जा उड़ जा। ठीक है, अब उड़ने की आपके ऊपर है कि आप उड़ोगे या नहीं उड़ोगे।
स्मॉल में क्या बोला, स्मॉल में उन्होंने बोला जा उड़ जा, पर उन्होंने साथ में ऐड कर दिया क्या, उड़ने से पहले ये याद रखना अब तो तुम अपनी चलाने लगे हो, तुम किसी से बात नहीं करते हो अब अपनी, तो फिर आप पे आ जाएगा ना इमोशनल अत्याचार कि आप नहीं अवेलना कर सकते हैं, उस आज्ञा को आपको मानना ही पड़ेगा, वरना वापस आके कुटाई हो जाएगी, जाते वक्त नहीं होगी तो। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप अब। तो रेसेसिव में क्या होता है, स्मॉल जो है वो बी को सप्रेस करेगा, स्मॉल की प्रेजेंस में बी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और डोमिनेंट में क्या है, कैपिटल ए डैश यानी कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए की प्रेजेंस में बी को सप्रेस नहीं, वो बी एक्सप्रेस नहीं हो सकता। अब रेसेसिव एपिस्टेसिस में हमारे पास रेशियो होता है 9:3:4। कैसे, कैपिटल ए में तो बी को हम एक्सप्रेस करने दे रहे हैं ना, तो 9 में एक्सप्रेस होगा, 3 में भी कैपिटल ए है तो यानी एक्सप्रेस होगा बी। अब अगला जो 3 है उसमें स्मॉल है, वो बी को एक्सप्रेस होने देगा, नहीं होने देगा। जो अगला 1 है उसमें भी स्मॉल है, बी को एक्सप्रेस होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं निकलने देंगे बाहर, बोल देंगे बाहर निकल जाओ, पर अपने ऊपर लेके जाओ तभी बाहर निकलोगे। ठीक है ना, बड़े हो गए हो, हमारी बात सुनते नहीं हो, तो वो हो जाएगा 9:3:4, ये हो गया हमारे पास रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, इनके आंसर भी वहाँ बता चुका हूँ एज अ क्विज, तो वहाँ पे आप चेक करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, तो वहाँ पे आपको ये दोनों के आंसर मिल जाएंगे। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है 2, और इसका आंसर वहीं पे देख लेना, वाइट वाइट है, ठीक है ना, वाइट कॉमा वाइट, इसका जो आंसर है, ठीक है ना। और आपको अगर समझना है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे कि हाइपोस्टैटिक वाला वर्ड आपने इसमें नया सुना होगा, बाकी सब तो आपको पता है ना, ये चीज़ जो बता रहे हैं, कि हाइपोस्टैटिक वाला वर्ड क्या कह रहा है, हाइपोस्टैटिक होता है, उसमें मैंने बताया ना, ए बी को सप्रेस कर रहा है, ए की प्रेजेंस में बी जो है हमें नहीं होने देगा, तो ये जो बी है वो ए के लिए हाइपोस्टैटिक है। क्या है, जैसे कि इसमें लिखा है अगोटी लोकस इज हाइपोस्टैटिक टू पिगमेंट डेवलपमेंट, यानी कि अगर पिगमेंट डेवलपमेंट होगा का जीन होगा तो वो अगोटी लोकस को वो करने में, क्या करने में, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अगर पिगमेंट डेवलपमेंट का जीन प्रेजेंट है तो, अब वो रेसेसिव जीन प्रेजेंट है या डोमिनेंट जीन प्रेजेंस है, वो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। पर अगर पिगमेंट का जीन है तो वो अगोटी लोकस को मतलब डोमिनेंट करेगा, हाइपोस्टैटिक। अगोटिलोकस क्या है, हाइपोस्टैटिक, हाइपर नहीं, हाइपो है, नीचे है, पिगमेंट डेवलपमेंट के नीचे है। पिगमेंट क्या है, बापू, ठीक है, अगोटिलोकस क्या है, बेटा। ठीक है, समझ में आया, हाइपोस्टैटिक टू, यानी अगोटिलोकस इज हाइपोस्टैटिक यानी सन ऑफ पिगमेंट डेवलपमेंट, हाइपोस्टैटिक को याद कर लो सन ऑफ, ठीक है ना, बी इज सन ऑफ ए, समझ में आ गया, अगोटी लोकस इज सन ऑफ पिगमेंट डेवलपमेंट, या अब अगोटी लोकस इज हाइपोस्टैटिक टू पिगमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना, ऐसे आसानी रहेगी करने में क्वेश्चन। तो ये था आज की वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो और हेल्प भी करा होगा आपको ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें फंसता है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट डाउन करो, मैं बताऊंगा, या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, अगर कोई क्वेरी है कि मैं कैसे तैयारी करूं वगैरह वगैरह, और क्या करना चाहिए, कौन सी बुक वगैरह, ये सब अगर पूछना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, टेलीग्राम पे करो, टेलीग्राम पे और भी लोग हैं, मुझे ही सब कुछ नहीं पता है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन लोगों को भी पता है, उस टेलीग्राम क्विज चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे स्टडी मटेरियल से लेकर क्विज तक सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वो ज्वाइन करो, वहाँ पे पढ़ना, और कोई क्वेश्चन है वहाँ पे डालना, तो वो लोग आपको बताएंगे, और भी जो दोस्त हैं मेरे या फिर जो भी लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपेयर वेल। और नेक्स्ट वीडियो का हम टॉपिक रखने वाले हैं, दो टॉपिक हैं, वो आप कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक करना चाहिए। एक है हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा टॉपिक है आरडीएनए में, जब हमारे पास सर्कुलर डीएनए दिया हुआ होता है उसको कट करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले में जीन ऑर्डर निकालने के कैसे कैसे रहेंगे, कितने कट्स आएंगे, मतलब कट होने के बाद कितने सेगमेंट आएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या शो कर रहा है, मतलब एक्सरे फिल्म में कैसे शो हो रहा है, प्रोब कर रहा तो कैसे शो हो रहा है, तो वो कैसे करते हैं वो वाले क्वेश्चंस, मतलब बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, एक सर्कुलर डायग्राम बना देंगे, 3 कट लगा दिए इन 3 के
या इको R1 के, तो वो वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाएं वो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बताना ये वाले क्वेश्चंस बताऊं या फिर हार्ड इवेंट वाले बताऊं। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।